कांधार भले ही अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन भारत के कई लोगों ने इसके बारे में तभी सुना था जब कुछ उग्रवादी नेपाल से इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहृत करके कांधार ले गए थे। वो 7 मुश्किल दिन जिन्हें विमान में सवार 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स ने ही नहीं, हर भारतीय ने पल पल काट कर गुजारे थे। विमान में सवार यात्रियों के लिए दुआएं पड़ी गई, बाकी सभी के लिए दुआएं काम तो आई सिवाय एक रुपेन कात्याल के, जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ नेपाल अपना हनीमून मनाने गए थे और इस अपहरण के दौरान उग्रवादियों की गोली का शिकार हो गए थे। इसी कांधार से जुड़ा वो अपहरण कांड जिसने पूरे देश को 7 दिन 7 रातों तक जगाए रखा। छोटी बड़ी कई बातें जो उस समय भी सामने नहीं आई थी, वही भूली अधूरी कहानी नए नजरिए से फिर पूरी तरह से दोहराते हैं आज की कड़ी में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। भारत हाल में ही कारगिल युद्ध से उभरा ही था कि 2 महीने बाद 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स के साथ इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया, जो आगे चलकर अटल बिहारी सरकार के माथे पर सबसे बड़ा दाग बन गया। इस अपहरण को लेकर भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात का हिमायती था कि भारत को भी इजराइल की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने नागरिकों को बचा कर लाना चाहिए, जैसा बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार में उड़ी और पुलवामा में हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमलों के बाद किया गया। लेकिन उस समय भारत सरकार ने इजराइल का नहीं बल्कि वही रास्ता चुना जो भारत अब तक चुनता आया था। अपहरणकर्ताओं की मांग पर मसूद अजहर जैसे 3 आतंकवादियों को छोड़ने के बदले सरकार देश के बंधक नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत ले आई। ऑफ कोर्स भारत सरकार की कुछ तो गलती थी, तभी ये घटना घटी। क्या थी वो गलती, और जिसे गलती माना जाता है, क्या था उसके पीछे का सफेद सच? क्या सच में भारत सरकार ने भी वो नहीं सोचा था, या सच कुछ और ही था? 1994 की शुरुआत में हरकत उल अंसार ने एक पाकिस्तानी मौलवी को 2 दलों में झगड़ा सुलझाने नकली पुर्तगाली पासपोर्ट पर कश्मीर भेजा था, जिसे अनंतनाग के पास खानबल में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पाकिस्तानी मौलवी का नाम था मसूद अजहर। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री मेजर जनरल नसरुल्लाह बाबर ने मसूद अजहर की रिहाई के लिए भारत सरकार को कई पत्र लिखे। जब सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो अनंतनाग जिले के पहलगाम के लिट्टरवाद इलाके में ट्रैकिंग कर रहे 6 विदेशी नागरिकों का अल फरहान नाम के उग्रवादी संगठन ने अपहरण कर लिया। इनके बदले अल फरहान ने जिन आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी, उस सूची में सबसे ऊपर मसूद अजहर का ही नाम था। लेकिन लिस्ट में किसी भी कश्मीरी उग्रवादी का नाम न होने पर भारत सरकार ने किसी भी विदेशी उग्रवादी को छोड़ने से मना कर दिया। जब ये नहीं हो पाया तो उसके बाद इंडियन एयरलाइंस के IC-814 को 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से शाम 4 बजे उड़ान भरने के 40 मिनट बाद 5 आतंकवादियों ने इसका अपहरण कर लिया। ये उग्रवादी पहले विमान को काठमांडू से अमृतसर और फिर अमृतसर से लाहौर ले गए। ना उग्रवादी चाहते थे कि विमान अपहरण से किसी भी तरह पाकिस्तान का नाम जुड़े, ना ही पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान ने इस विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति ही नहीं दी। उस पर लाहौर एयरपोर्ट्स के रनवे की सभी लाइट्स भी बंद कर दी गई, जबकि विमान में अब इतना भी ईंधन नहीं था कि वो उसे कहीं और ले जाते। जिसके बाद कैप्टन सरन और उसके सह पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर A.K. जगिया ने पाकिस्तानी अधिकारियों के फैसले के खिलाफ लाहौर एयरपोर्ट पर विमान उतारने का फैसला किया और उन्हें अंधेरे में एक रनवे जैसा रोड नजर आया और उन्होंने विमान को लैंड कराना शुरू कर दिया, जबकि वो लाहौर एयरपोर्ट का रनवे था ही नहीं बल्कि एक हाईवे था और इस स्थिति में विमान का क्रैश होना निश्चित था। लेकिन जैसे ही विमान हाईवे को छूने ही वाला था, कैप्टन सरन को उसका एहसास हो गया कि वो कोई रनवे नहीं है और उन्होंने वापस विमान को तुरंत ऊपर उठा लिया। इसके बाद विमान में लगे ट्रांसपोंडर नाम के उपकरण से लाहौर ATC को भी गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने विमान को एयरपोर्ट पर उतारने की अनुमति दे दी। लेकिन ये बात सिर्फ कैप्टन सरन को ही मालूम थी कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने ही लाहौर एयरपोर्ट पर उतारने की अनुमति पाने के लिए नाटक किया था, जिसके बारे में उन्होंने कॉकपिट में मौजूद अपहरणकर्ताओं के कारण अपने सह पायलट और बाकी दल को भी नहीं बताया था। पाकिस्तान ने विमान को अपनी धरती पर रुकने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी और विमान में ईंधन भरकर उसे रवाना कर दिया। अपहरणकर्ता अब इस विमान को दुबई ले गए
लेकिन अब विमान में सवार यात्रियों को अपहरणकर्ताओं में एक खास बदलाव नजर आया। पहले वो अपने हथियारों को दिखा नहीं रहे थे। यात्रियों को भी समझ नहीं आया था कि क्या उनके पास सच में हथियार है भी या नहीं, या सिर्फ नकली हथियार हैं। लेकिन लाहौर से निकलने के बाद अब उनके पास खतरनाक हथियार साफ नजर आने लगे। भारत सरकार ने तय किया कि वो एक कॉवर्ड ऑपरेशन में अपने यात्रियों को छुड़ा लेगी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही उग्रवादी विमान को उड़ाकर अफगानिस्तान कांधार ले आए। यहां भी भारत सरकार ने पहले यही योजना बनाई, लेकिन भारत कंधार में बचाव अभियान तभी चला सकता था जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सहित अपने हवाई क्षेत्र का भारत को इस्तेमाल करने की अनुमति देता, जो उसमें नहीं थी। हवाई क्षेत्र को सुरक्षित किए बिना कोई भी भारतीय आक्रमण दल कंधार हवाई अड्डे में प्रवेश करने, अभियान चलाने और यात्रियों को आफत IC-814 के साथ बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सकता था। इस ऑपरेशन के लिए भारत के लिए हालात आसान बनाने में पाकिस्तान ही आखिरी देश होता। ईरानी या मध्य एशियाई हवाई क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश और निकास संभव था, लेकिन इसके लिए अभी भी लड़ाकू हवाई कवर की आवश्यकता होती, जिससे योजना को जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता। आखिरकार भारत को दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ा और भारतीय दल बातचीत के लिए कांधार पहुंचा। चूंकि आम फील्ड रेडियो भेजे संदेश आसानी से पकड़े जा सकते थे, इसलिए भारतीय अधिकारियों ने भारत में हाई कमान से बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट फोन सेवा का इस्तेमाल किया, जिनकी कॉल को सुनने के लिए पाकिस्तान के पास उस समय तकनीकी जानकारी नहीं थी। कांधार में तालिबान के लड़ाकों का भारतीय अधिकारियों के प्रति बहुत ही दोस्ताना रवैया था। उनकी आवाजाही पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं थे और जमीन पर IC-814 के आसपास भी कोई शत्रुतापूर्ण उपस्थिति नहीं थी। लेकिन बस तब तक जब तक भारत के एक अधिकारी ने सिर्फ टटोलने के लिए तालिबानी अधिकारी से पूछ लिया कि आप भारत के प्रति इतने दयालु और मैत्रीपूर्ण हैं, तो आप हमें बचाव अभियान क्यों नहीं करने देते। उसके बाद तो तालिबानी अधिकारी गुस्से में जाने को तैयार हो गया और उसने पलट कर पूछा कि क्या आप अफगानिस्तान में मुसलमानों का खून बहाने आए हैं। उसके बाद हवाई अड्डे पर अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। तालिबान के विशेष दल और हथियार बंद कैडर पूरे कंधार हवाई अड्डे पर छा गए और IC-814 को घेर लिया गया। वहां मौजूद तालिबानियों के पास अब वहां एंटी प्लेन गन्स तक देखी जाने लगी। उन्होंने तब तक अपनी स्थिति नहीं छोड़ी जब तक कि सौदा पक्का नहीं हो गया। जैसे जैसे कांधार में वार्ता आगे बढ़ती रही, भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते बचे नजर आने लगे। एक, बंधक भारतीयों को भूल जाए, और दूसरा, आतंकवादियों के बदले IC-814 में बचे हुए 160 यात्रियों और चालक दल को रिहा किया जाए और अपने साथ ले जाए। आपको तो पता ही है भारत सरकार ने कौन सा रास्ता चुना। इस तरह बंधक नागरिक 7 दिनों के बाद वापस अपने देश, अपने घर पहुंचे और मसूद अजहर जैसे उग्रवादियों को छोड़ने की भारत ने कहीं ज्यादा कीमत चुकाई। इस अपहरण के दौरान एक यात्री रुपीन कत्याल को उग्रवादियों ने मार दिया था, लेकिन विमान में बैठी उसकी नवविवाहिता पत्नी को भारत आने पर यह बात पता चली थी। इस अपहरण के बाद पूरे केस का पोस्टमार्टम हुआ। IC-814 अपहरण के कारण भारत सरकार ने नेपाल के सुरक्षा तंत्र में खामियों को देखना शुरू कर दिया। कई ढीले सिरे पाए गए। 2 महीने बाद पता चला कि काठमांडू में एक रॉ ऑपरेटिव ने अपने वरिष्ठ को आतंकी साजिश के बारे में सूचित किया था, लेकिन इस वरिष्ठ ने यह सूचना कभी भी नई दिल्ली को भेजी ही नहीं। उसने इस रिपोर्ट को अपनी दराज में बस संभाल कर रख लिया। मंत्रियों के एक दल की जांच रिपोर्ट में वही सामने आया जो नेपाल के बारे में दशकों से खुफिया एजेंसी कहती आई थी कि ISI नेपाल में नए नेटवर्क बनाने में सक्षम है। दशकों से नेपाल कई बार चीन और पाकिस्तान के खतरे को भारत की कमजोर नस की तरह इस्तेमाल करता आया है। 1963 से ही खुफिया एजेंसी जानती थी कि नेपाल ISI के लिए दूसरा घर बन गया है। पहले तस्कर और फिर उग्रवादी नेपाल को रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। उग्रवादी भारत में घटनाओं को अंजाम देकर महीनों या सालों नेपाल में रहकर फिर अगली वारदात को अंजाम देने भारत आते जाते रहते थे। नेपाल उग्रवादियों के लिए सुरक्षित घर बन गया था। मुजाहिदीन के आतंकवादियों का लगातार पीछा करने के बाद खुफिया अधिकारियों ने इस आशंका की पुष्टि की कि नेपाल के छोटे छोटे गांव और कस्बे भारत से भागने वाले आतंकी मॉड्यूल के लिए सुरक्षित घर बन रहे हैं। 2008 तक रॉ ने नेपाल के अंदर संदिग्ध समर्थकों के फोन नंबरों को ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना जब शुरू किया तो उसे वो सभी सबूत भी मिलने लगे जिनमें नेपाल में आतंकी सेल की दोहरी जिंदगी का पता चलता था।
लेकिन नेपाल की सरकार और नागरिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इन चरमपंथियों के कारनामों का अंजाम सिर्फ भारत को भुगतना पड़ता था, नेपाल को नहीं। भारत कभी आपराधिक तत्वों पर कोई सख्ती भी करता तो नेपाल के लोगों में यही भ्रम फैलाया जाता कि भारत नेपाल के लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि नेपाल पहुंचते ही वहां मौजूद नेटवर्क के चलते हर आतंकवादी और अपराधी को वहां का नागरिकता कार्ड ही नहीं बल्कि पासपोर्ट तक मिल जाता था। नेपाल के लोगों में भारत के प्रति असंतोष की प्रबल भावना थी, जो पहले नेपाल नरेश, फिर नेपाली माओवादियों और पाकिस्तानी गुर्गों के एक खास वर्ग द्वारा भारत के खिलाफ आक्रामक प्रचार के कारण जन्मी थी। जबकि भारत का एक बड़ा तबका उसके हिंदू देश होने के गीत गाते नहीं थकता, और दुर्भाग्य से भारत के कुछ कर्णधारों ने उल्टे इस दुर्भावना को बढ़ाया ही है। राजीव गांधी की आर्थिक नाकेबंदी ने पहले नेपाल के लोगों में भारत के प्रति नफरत को जन्म दिया। उसके बाद अटल सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तो यहां तक कह दिया, नेपाली माओवादियों के खिलाफ लड़ाई भारत की भी लड़ाई है। इसने कई नेपाली माओवादी नेताओं को परेशान कर दिया, जिन्हें रो से गुप्त समर्थन मिल रहा था। जिसके बाद जब माओवादी सरकार में आए तो उन्होंने भी काला पानी, सुस्ता जैसे मुद्दे पैदा कर नेपाल के लोगों में भारत के खिलाफ भावनात्मक नफरत पैदा कर दी। खता सिर्फ 2 पलों की होती है और भुगतना सालों पड़ता है। नफरत के बीज डालने में बस कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन इसकी फसल का फल देना कभी कभी तो कभी खत्म नहीं होता। काश ये बीज डालते ही उन्हें उगने से पहले रोक दिया होता, पर ऐसा करने से भारत और नेपाल दोनों देशों की सरकारें चूक चुकी हैं। एक बार नहीं, उन्होंने ये गलती बार बार की है। ये गलती भारत के लिए कैसे सालों श्राप बनी रही, ऐसी एक कहानी लेकर फिर आपके सामने आएंगे। आज की कड़ी की कहानी यहीं तक। यदि आपको यह कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल वंदे भारतम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अलविदा।